नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हुए हम मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल विभाजन के आसपास पहुंच चुके थे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह स्वदेशी आंदोलन तो है ही, इसके साथ साथ कैसे बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन करने के कारण क्या क्या रहे और किस तरह से इसके बाद विवाद उत्पन्न होता है, विभिन्न जो लीडर हैं, कुछ संस्था है, इसमें इसका क्या योगदान है विवाद को रद्द कराने में, फिर विवाद रद्द कैसे होता है, बिहार कैसे अलग होगा, उड़ीसा कैसे अलग होगा, असम कैसे एक प्रांत बनेगा, बंगाल का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को विस्तार से समझने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये लेक्चर आपके अगर प्रारंभिक परीक्षा के नज़रिए से बात किया जाए तो बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एक दो प्रश्न यहाँ से आपको प्रत्येक साल देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण चैप्टर के तौर पर इसे देखा जाता है। चूंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं और यहाँ पर बिहार जो है वो अलग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा और बिहार से उड़ीसा भी आगे चल के अलग होने की जो बात की जाती है वो कहीं न कहीं यहीं पर देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर बात किया जाएगा तो वह 1905 में होता है और इसी से स्वदेशी आंदोलन की उपज होती है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर बंगाल के विभाजन की आवश्यकता क्या पड़ गई, अंग्रेजों को ऐसा क्यों लगा कि बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए। अब चूंकि विभाजन की बात करेंगे तो बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रांत रहता है, जिसमें अगर देखा जाए तो आज का पश्चिम बंगाल होगा, बांग्लादेश, असम का कुछ हिस्सा, बिहार पूरी तरह से, झारखंड, उड़ीसा, ये सब अगर देखा जाए तो वह बंगाल ही हुआ करता था। अब अगर देखा जाए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की हमने स्टडी किया है तो हमने ये पाया है ना कि बंगाल जो है वहां पर तमाम तरह के क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं और बंगाल धीरे धीरे अगर देखा जाएगा तो वह क्रांति का जनक बनता जा रहा है। वह जगह अंग्रेजों के लिए चुनौती पेश करता जा रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझेंगे, चूंकि उस वक्त तक अगर कोलकाता के को देखा जाए तो वह भारत की राजधानी हुआ करता था, पोर्ट है उस शहर में, बहुत अलग अलग तरह के विद्वान हैं जो अलग अलग विषयों के जानकार हैं, वो पत्रिकाएं में लिख रहे हैं, अखबार निकाल रहे हैं, क्रांतिकारी हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बंगाल एक ऐसा चैलेंज बन गया था ब्रिटिश शासन के लिए कि अगर लगा कि इस जगह का विभाजन नहीं किया जाता है तो ब्रिटिश शासन की नींव उखड़ सकती है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए, मजबूर होते हुए ब्रिटिश प्रशासन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। अब ये जो विधिवत घोषणा अगर आपसे पूछा जाता है, चूंकि प्रश्न दो तरीके से आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह 20 जुलाई 1905 को घोषणा अगर रहता है कि विधिवत ऑफिशियली बताया गया, कोलकाता के टाउन हॉल की बात की गई, तो वहां सब चीजों को थोड़ा फिर से देखना पड़ेगा। देखिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा हुई। एक तो प्रश्न इस पर आता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होता है। यह किसके द्वारा किया जाएगा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक आपका काम खत्म। दूसरे में होता है कि स्वदेशी आंदोलन, चूंकि बंगाल विभाजन और इससे लोगों में गुस्सा आया कि बंगाल का विभाजन क्यों किया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे, तो लोगों ने आंदोलन करना चाहा। आंदोलन के लिए जो आंदोलन का तरीका अपनाया उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया कि अंग्रेज के तमाम कपड़े है जला दिया गया, हम विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी पर पूरा फोकस करेंगे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ता है। और इस आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो 7 अगस्त 1905 को। और दूसरी बात कि कब हो गया, कहां किया गया? तो कोलकाता और कोलकाता के टाउन हॉल में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। इस 2 लाइन से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। देखिए छोटा सा 2 लाइन है लेकिन कई 5-6 प्रश्न यहां से बन सकता है। अब इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित था, जिसमें मैंने आपसे पहले कहा कि अगर पूछा जाए कि भाई अगर आप स्वदेशी आंदोलन पर जोर दे रहे हो तो स्वदेशी आंदोलन में ऐसा क्या था, तो बहिष्कार किया गया। बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में भंग विरोधी आंदोलन चलाया गया। औपचारिक रूप से इसका प्रारंभ होता है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो घोषणा किया गया था यहाँ पर 20 जुलाई को, वह प्रभावी होता हुआ नजर आता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, पूरे बंगाल में, है ना। तो यह पूछा जा सकता है कि शोक दिवस बंगाल में क्यों मनाया गया? बंगाल विभाजन के वजह से। और किस दिन मनाया गया? तो जिस दिन यह लागू हो गया, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अब चूंकि बंगाल विभाजन ही इसलिए होता है कि अंग्रेजों को लगता है
कि स्वतंत्रता आंदोलन की जो लहर बंगाल में चल रही है उसको रोकना है और हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं टकराव की कोशिश की जाती है, एक तरफ पश्चिम बंगाल तो दूसरी तरफ बांग्लादेश। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेज आखिर चाहता क्या है कि फूट डालो राज करो, हमें तोड़ना चाहता है तो हम क्या करेंगे, जुड़ के रहेंगे। और वो कैसे, राखी बांधेंगे, एक दूसरे को राखी बांधेंगे ताकि भाईचारा को हम जीवंत रख पाएंगे। ये यहाँ पर काम किया गया। तो इस तरह तरह के देखा जाए तो वह कार्यक्रम अपनाए गए थे जो कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए ही थे। विभाजन का परिणाम क्या होता है और दूसरा इसका प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ता है, समझिए। विभाजन के बाद क्या होता है कि जो आज बंगाल की बात करेंगे, पूर्वी और पश्चिमी दो भाग में बांट दिया गया। एक जो जैसे आप देखेंगे पूर्वी बंगाल यानी कि जो बांग्लादेश आज के तारीख में है और पश्चिम बंगाल जो भी भारत के पास है। अब यहाँ पर देखेंगे जो पूर्वी बंगाल है और पूर्वी बंगाल के साथ असम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस सबको मिलाकर के एक प्रांत बना दिया गया। चूंकि ये सब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब प्रांत कट गया है, पूर्वी पश्चिमी हो गया है। तो पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश वाला हिस्सा और असम को भी उसी के साथ रख करके एक नया स्टेट बना दिया गया, जिसमें राजशाही को भी रखा गया, चटगांव जो आजकल बंदरगाह है और ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी अभी है उसको भी उसी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो ये मामला एक तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब देखेंगे इस प्रांत का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है, तो उसको आज जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका वही रखा जाता है। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल को रखा गया, चूंकि पूर्वी वाला काम यहाँ खत्म, अब पश्चिमी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्सा में आज का जो आपको पश्चिम बंगाल है वह तो है ही, इसके अलावा आज का जो बिहार है वो है ही, इसके अलावा आज का जो झारखंड है वह भी है और आज का जो उड़ीसा है वह भी है। तो कुल मिलाकर के पूर्वी बंगाल का हिस्सा ये और पश्चिम बंगाल में ये तमाम क्षेत्र आ जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रशासन और ब्रिटिश अधिकारी के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बंगाल का जब विभाजन होता है तो उस समय वहां पर किसके कालखंड में होता है, कौन जो है ब्रिटिश प्रशासन को देख रहा था है, तो लॉर्ड कर्जन का कालखंड देखेंगे 1899 से 1905 ईस्वी में होता है। और लॉर्ड कर्जन को भारत के दृष्टिकोण से, समझिए इस चीज को, भारत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा शासक नहीं माना जाता है। ब्रिटिश के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत ही निष्ठुर होता है, दमनकारी नीतियों को अपनाता है, फूट डालो राज करो के पद्धति पर चलता है और बंगाल विभाजन की स्थिति को यही बनाता है। सर एंड्रूज हेंडरसन लिथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कुछ नाम का, लेकिन महत्वपूर्ण जहां पर मैंने देखा है कि सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया है वो लॉर्ड कर्जन से ही रहा है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब जरा स्वदेशी आंदोलन पर चले। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करेंगे तो कुछ व्यक्तित्व के विषय में हमें समझना पड़ेगा, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के मैंने चर्चा किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के एक तरह से इन्होंने आलोचना भी किया था। वह इस बात को लेकर के मानते थे कि पूर्व और पश्चिमी की जो सभ्यता है उसके मध्य में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक समन्वय होना चाहिए। अब रविन्द्रनाथ टैगोर का अगर देखा जाए तो बंगाल, पूरे बंगाल में जो आज का बांग्लादेश है वहां भी पूरी तरह से एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता था, एक जाने माने विद्वान हुआ करते थे। हालांकि राखी बांधने की बात इन्होंने कहा था वो सिर्फ इस संदर्भ में कि जैसे हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बातें की गई थी, उस संदर्भ में स्वदेशी आंदोलन जिस तरह से कपड़े वगैरह जलाए जा रहे थे उसका ये समर्थन नहीं करना चाह रहे थे और ये मानते थे कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में एक तरह से गलती किया है, यानी कि वेस्टर्न कंट्री। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि पूर्व भी यानी कि हम लोग जो भारतीय हैं यह भी पश्चिम यानी कि यूरोपीय देशों को समझने में गलती करे। तो ये यहाँ पर एक थॉट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, राखी बांधने की बात जब की जाएगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही वो विचार था, ये ध्यान रखिएगा। अब स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हो जाता है, बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और फिर उसी से आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन की पटकथा लिखी जाती है। इसके विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने 13 जुलाई 1905 के संजीवनी अंक में बहिष्कार, शोक और सरकारी संस्थाओं से संपर्क तोड़ने का सुझाव भी दिया। उनके इस सुझाव का समर्थन 16 जुलाई 1905 की बागेरहाट जनसभा में किया गया। ब्रिटिश सरकार ने विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया, पर वास्तव में यह बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए किया गया था। चूंकि ब्रिटिश सरकार यह कह रही थी कि लंबे समय से जो है हम यहीं पर हैं और दूसरी बात ये अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये एरिया बड़ा होता जा रहा है, संभालना मुश्किल हो जा रहा है, राजधानी बदलने की आवश्यकता है, तमाम तरह की चीजें। वो तो एक ऑफिशियल ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार भारत के अंतर्गत और पश्चिम बंगाल और बंगाल जो आज का है बांग्लादेश वगैरह वो एरिया, वहां पर जो उभरता हुआ राष्ट्रवाद था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा कि इसका उद्देश्य कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और कांग्रेस पार्टी के केंद्र को समाप्त करना है। क्योंकि कर्जन, मैंने पहले भी कहा कि एक निष्ठुर शासक के तौर पर था और कर्जन कांग्रेस को लेकर के हमेशा ही एक नेगेटिव थॉट में रहा कि कांग्रेस को हमें समाप्त करना होगा और अगर कांग्रेस समाप्त हो जाता है, इसका महत्व खत्म हो जाता है, तो भारत में निश्चित तौर पर जो एक स्वतंत्रता की आंदोलन चला है, लहर चला है, वह कमजोर हो जाएगा और इसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि कोलकाता को कमजोर किया जाए। तो यहाँ पर कर्जन के दिमाग की उपज रहता है। स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन ही निश्चित तौर पर था। चूंकि देखिए, वजह तो कई सारे आएंगे, आपसे वजह पूछा जाए तो कई सारे आएंगे। ब्रिटिशकारी का दमन हुआ, कर की नीतियां रही, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन मुख्य जो बात है, तात्कालिक कारण क्या होता है कि एक ऐसा घटना चाहिए जिस पर एकदम तुरंत रिएक्शन आ जाए और उसके वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाए, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वह बंगाल विभाजन था। इसके मुख्य जो प्रस्तुतकर्ता के तौर पर, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर देखेंगे, वो अरविंद घोष भी होते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी होते हैं, बिपिन चंद्रपाल भी होते हैं और लाला लाजपत राय भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोग पूरे देश में लागू करना चाहते थे पर उदारवादी गुट विरोध में था। चूंकि इसमें से बहुत सारे लोग देखेंगे तो वह क्रांतिकारी गुट में था। याद है ना, सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 1907 में, वहां से कांग्रेस का विभाजन होता है, धर्म दल, गलत दल। तो जो उदारवादी दल है वो इसका पूरे देश पर नहीं लागू करना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, और जिसमें ये सारे नाम हैं, ये सब चाह रहे थे कि बंगाल विभाजन के चीजों को जो है बढ़ा करके पूरे देश तक फैला दिया जाए। ये अच्छा माहौल है, अंग्रेजों के विरुद्ध माहौल को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आंदोलन का नेतृत्व किस किस ने किया, कहां किया, इसको समझिए, विस्तार कहां तक था। लोकमान्य तिलक ने मुंबई और पुणे में नेतृत्व किया। साथियों, ये प्रश्न आता है, इसीलिए 5 स्टार लगाइए, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। बहुत प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, मिलान करने के लिए भी दे देगा, कुछ नाम एक तरफ दे देगा, कुछ नाम दे देगा और दूसरी तरफ दे देगा क्षेत्र, है ना। यहाँ तमाम तरह के नाम दिए जाएंगे, यहाँ क्षेत्र दिया जाएगा और कहेगा मिलान करने के लिए। जैसे कि लोकमान्य तिलक तो मुंबई, तो आपको मुंबई में मिलान करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिएगा, लोकमान्य तिलक बंबई और पुणे, उस समय का बंबई, आज का मुंबई। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय कहाँ होंगे, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया। तो नाम के आधार पर ये देखते चलिएगा, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। अश्वनी कुमार दत्त ने जन समर्थन के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। कुछ जो संगठन मैंने कहा, उस संगठन के अंतर्गत आंदोलन में महिलाओं की भूमिका कैसी रही, यह प्रश्न पूछा गया है। और इस आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका काफी बेहतर रहा, सक्रिय रहा, काफी बढ़ चढ़ करके भागीदारी लिया। यह भी पूछा जा चुका है कि क्या किसान और जो है मुस्लिम जो आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसान बहुत जागरूक इसके लिए नहीं हो पाए, तो आंदोलन में किसान शामिल नहीं हो पाते हैं। बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय इसमें शामिल नहीं होते। हालांकि कुछ हद तक मुस्लिम समुदाय इसमें आते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय नहीं आते हैं। वजह क्या है, वहां बंगाल का एक हिस्सा, पूर्वी बंगाल जिसको आज बांग्लादेश कहेंगे, वो हिस्सा अलग हो रहा है, प्रांत। तो मुस्लिम समुदाय को खुशी है कि हमें एक अलग स्टेट के तौर पर मान्यता मिल रहा है, ठीक है। ये एक वजह इसमें देखा गया। अभी तक वो कह रहे थे कि हम बंगाली अस्मिता में ही कहीं से घुल मिल जाते हैं, हमारी अपनी पहचान नहीं होती। और इस समय वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन करके उभरा, एक गीत के रूप में उभरा, ठीक है। ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के यहाँ पर समझे कोशिश कीजिए। ब्रिटिश पत्रकार हुआ करते थे H.W. नेविंसन। उन्होंने 4 महीने पूरे भारत का दौरा कर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग करने का काम किया। बाद में उन्होंने इसे द न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया कि किस तरह से भारत के लोगों में अब अपने देश को लेकर के जागरूकता हो रहा है और वो विभिन्न तरह के चीजों की, अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में गगनेंद्रनाथ के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। जो सोसाइटी की स्थापना की बात की वह यह रहा, इसके माध्यम से प्राच्य कला मूल्यों क्यों, क्या मतलब, वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर की वैल्यूज है, उसके पुनर्जागरण और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना आई, ठीक है। तो ये कुछ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर चूंकि स्वदेशी आंदोलन हुआ है, काफी विरोध चल रहा है, तो विभाजन रद्द करने की बात की गई, लेकिन नई राजधानी देश को मिल चुका है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ने के भारत आगमन पर दिल्ली में दरबार आयोजित किया। अगर आप ये चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं, दिल्ली में जॉर्ज पंचम के आने पर दरबार का आयोजन कहाँ होता है। बहुत फेमस जगह है, खास करके जो लोग सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करते हैं
वह जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी के आसपास ये एरिया है दिल्ली में। तो ये हिंट दे रहा हूं। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन फिर आगे चल करके रद्द कर दिया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि देश को नई राजधानी मिल गया। कोलकाता की जगह अब दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया है। राजधानी शिफ्ट हो जाता है, बंगाल को नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया जाता है। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1912 में अलग प्रांत बना दिया गया, बंगाल से अलग करके बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो भी के हैं ये एक प्रांत बनते हैं। असम को नया प्रांत बनाया गया और असम के साथ जो है सिलहट को इसमें जोड़ा गया, यानी कि असम उस वक्त पूर्वी बांग्लादेश का पूर्वी बंगाल का हिस्सा नहीं रहता, यानी कि आज का जो बांग्लादेश है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुछ सुधार इसमें देखे गए और आगे चल करके 1936 में बिहार से उड़ीसा भी अलग हो जाता है और फिर आगे चलकर देखा जाए 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से बिहार जो आज का है वो कैसे यहां तक पहुंचा है ये कहानी भी आपको समझ में आ गया। अब चलिए इस पर 10 प्रश्न है। अब देखिए, खुद को तौलिए कि आपने जो अभी पढ़ा है, एक रिवीजन किया है, इसमें कितने प्रश्न आप बना पाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता भी सकते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? आपसे डेट पूछा गया है। बंग भंग क्या है? बंगाल जो विभाजन हुआ, बंग भंग बंगाल का विभाजन, विरोधी आंदोलन, ये इतनी सारी चीज है। कई बार बंग भंग पूछ दिया जाता है, बंगाल विभाजन ना पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर आपको कई सारे डेट दिए गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत यहां पर घोषणा की गई। तो यहां पर अगर आपसे पूछा गया है तो देखिए क्या पूछा गया, बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो बताइए विरोधी आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन था ना, यही समझना है। अगर आपसे पूछा जाता है, लोग क्या करते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा जिस दिन किया गया उसी को टिक मार किया जाते हैं, यानी कि 20 जुलाई 1905। अब देखिए 20 जुलाई 1905 ऊपर में ही ऑप्शन है, आप टिक मारेंगे धूमधाम से आ जाएंगे और गलत हो जाएगा। पूछा गया है विरोधी आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन की बात की जा रही है। बिटवीन द लाइन स्टडी करना सीखिए प्रश्न में, और उसके आधार पर यह विकल्प नहीं है। 7 अगस्त 1905 है, पहले भी बताया हूं। कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक होता है और उसमें एक विधिवत घोषणा की जाती है जिसमें पूरी तरह से प्रारूप वगैरह तय किया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन होगा तो कैसे होगा, नेतृत्व होगा तो कौन करेंगे, कहां कहां किया जाएगा, और इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जब प्रभावी होता है तो यह आंदोलन और भी तेज होता है। तो बी विकल्प के साथ चलेंगे। मामला समझ में आ गया ना कि प्रश्न कैसे आएंगे और कैसे समाधान तक पहुंचना है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? अब देखिए 2-3 चीज यहां पर एक पैटर्न समझने को आपको मिलेगा कि सबसे बाद में तो कुछ घटनाएं दी गई है, उस घटनाओं को समझना पड़ेगा। अब जैसे कि सबसे पहले समझते हैं, हड़प नीति दिया गया है, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। ठीक है, अब देखिए जितनी घटनाएं दी गई है उसमें सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कब किया गया था? 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर तो यही घटना हो रहा है। ऐसे आपको ईस्वी पता करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप आगे चलेंगे तो लॉर्ड वेलेजी ने 1798 से लेकर 1805 में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। ये कब किया गया था? तो एक तरह से आप देख सकते हैं सहायक संधि ये तकरीबन 1798 से 1805 तक रहेगा। किसी भी बुक में एक साल इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो वो बहुत परेशान नहीं होना है। तो कुल मिलाकर के ये दूसरे नंबर पर रहेगा वेलेजली के द्वारा। चलिए अब तीसरा इसमें देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हड़प नीति नजर आएगा। और हड़प नीति क्यों लाया गया था? जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसका विस्तार करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने लाया। वह 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, और फिर बंगाल विभाजन की बात की, यानी कि ये तीसरे नंबर पर, और बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। मामला समझ में आया? ये चौथे पर। तो सबसे लास्ट में क्या हुआ? बंगाल विभाजन होता है। तो इस तरह के अगर प्रश्न रहेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे डिकोड करना पड़ेगा पहले प्रश्न को और फिर आप जवाब तक पहुंच पाएंगे। मामला क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए। मैंने चर्चा किया है, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं वह इसका नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। जो प्रारंभिक आंदोलन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि नाम वही है। उसके बाद तो धीरे धीरे इसका विस्तार पूरे देश में होते हुए चले जाता है। तो ए विकल्प।
वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? देखिए आ गया प्रश्न, बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी पूछा है, कहा था आपसे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने कहा था लॉर्ड कर्जन के विषय में कि ये बहुत अच्छा शासक भारत के दृष्टिकोण से नहीं माना जाता है। 1899 से 1905 ईस्वी तक कार्यकाल रहता है, और इसी के कार्यकाल में आखिरी समय में बंगाल विभाजन 1905 में कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बी लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, है ना। अब यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के विषय में आपसे पूछा गया है, सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजले, ब्रोडिक, एटी अरुंडेल। अब यहां पर देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पूछा गया है वो सर एंड्रयूज फ्रेजर उस वक्त हुआ करता था। ये मैंने आपसे जैसे बताया था कि ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? एक विद्वान है जिनका नाम मैंने बताया था आपको। कौन से होंगे इसमें? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि RN टैगोर का नाम यहां पर दिया गया है। और ये कहते थे कि ये दोनों के पुल को बांधना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। पश्चिम ने पूरब को समझने की गलती की तो पूरब भी यही गलती ना दोहराए कि वो पश्चिम को ना समझे। ठीक है, हालांकि राखी बांधो आंदोलन वगैरह इन्होंने चलाया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो कहा ना कि ब्रिटेन की वस्तुओं का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या वो अरविंद घोष थे, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी? आपको मैंने बताया था कि वह कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि हम ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे, और इनकी एक जो सर्वप्रथम एक पत्रिका होता था, बांग्ला पत्रिका हुआ करता था संजीवनी, उसके ये एडिटर हुआ करते थे, यानी कि संपादक कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने अपनी पत्रिका में ही 13 जुलाई 1905 के अंक में ये प्रकाशित किया था कि जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार कर दीजिए, इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? जाहिर सी बात है, आप यहां समझ ही सकते हैं कि वो किसका रहा होगा। हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं? स्वदेशी आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन ही जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है अभी स्वदेशी आंदोलन आप पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रहेगा, जब आप वो कयामत के दिन में आप जाएंगे एग्जाम देने ना, तो उस वक्त चंपारण, रोलेक्ट एक्ट, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, तमाम आंदोलन आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो बंकिम चटर्जी का साहब का होता है ये वंदे मातरम, वो स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बनता है। आगे बढ़े। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े थे, ध्यान रखना है। अब इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। मैंने कहा था कि अलग अलग क्षेत्र पर जाकर के दौरा करते हैं, घूमते हैं, और उसके अलावा जैसे कि मैनचेस्टर गार्जियन है, ग्लासगो हेराल्ड है, डेली क्रॉनिकल है, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने तकरीबन 4-5 महीना भारत का दौरा किया। इन सब चीज़ों के, इन सब जो मैगजीन अखबार हैं इनके लिए रिपोर्टिंग किया। उसके बाद इस तमाम रिपोर्ट को एक पुस्तक के रूप में संपादित भी इन्होंने किया था, जिसका नाम था द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से इनका जुड़ाव रहता है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बेहद महत्वपूर्ण है। अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर जी ने वर्ष कब? 1907, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1907 में इनका एक बड़े भाई रहते हैं जिनका नाम है गगनेंद्र नाथ। इनके साथ मिलकर के ये जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना की। अब इसमें उद्देश्य क्या था? इसमें यह उद्देश्य था कि प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत किए जाएं। तो कुल मिलाकर के ए विकल्प के साथ चलेंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मद्रास की बात की गई है, जो चेन्नई वाला क्षेत्र है, उधर जाइए। श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, चिंतामणि। और ये मद्रास में किस आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का। मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। तो साथियों, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप बीपीएससी पर फोकस करना शुरू किए हैं कि नहीं? क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग लेक्चर, बहुत कम लोग अभी देख रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग अभी नहीं जगे। देखिए नए साल में आ गए हैं 2024 में, और आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा जो है वो अगस्त सितंबर में हो सकता है। तो समय बहुत नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो समय के साथ थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आपका काम बन जाए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।